وہ आप अपनी कॉफी या चाय का जो एक कप है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो ऐसे ले लें कि उसमें कोई जो है वो मीठे की मिकदार यानी कोई चॉकलेट या कोई जो है वो इस तरह की जो है वो कैरेमल टाइप जो है वो कोई चीज हो जाए, जिससे आपका जो एक लेवल है मेंटेनेंस का वो जो है वो मेंटेन रहे। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि अगर नाश्ता नहीं करती तो मेरी चाय जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। सुबह के टाइम कैरेमल टी भी होती है, चॉकलेट टी भी होती है, इलायची वाली भी होती है। डेली मेरा एक नया जायका होता है चाय का, ताकि मेरी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन जो है मिलती रहे। उसके साथ कुछ थोड़ा स्नैक्स, बिस्किट या कोई ऐसी चीज जो मैं ले लेती हूँ ताकि खाली पेट जो है वो चाय भी ना पी जाए। तो ये जो चाय मुझे यहाँ जो हम जो है वो 1 घंटा मेरी और आपकी जो है वो साथ होता है, और से 1 घंटे में जो ये चाय हम जो है वो पीते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चाय जो है वो बना के जो है वो लेकर आते हैं। और स्पेशली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एनर्जेटिक तरीके से जो है वो सारे प्रोग्राम का जो आगाज करूं, क्योंकि चाय के बगैर मेरी सुबह का आगाज नहीं हो सकता ना मॉर्निंग का आगाज ही नहीं हो सकता। चाय जो है वो मेन चीज है, या तो आप जूस लें या आप चाय लें। तो जनाब चाय जो है वो हमारी जो है वो ऑल इन ऑल है। आज के जनाब हमारा जो स्पेशल अच्छी बात वो यही है कि जो कम बोलते हैं, कम सोते हैं और कम खाते हैं वो जिंदगी में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम सोने या कम खाने का कि आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखना। डाइट फुल ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि जिसमें प्रोटीन होगी, जिसमें आप अपनी प्रोटीन अपनी बॉडी की जो जरूरत है उसके मुताबिक ले रहे होंगे, तो आप जो है वो एनर्जेटिक तरीके से, रात को अगर आप लेट में सोएंगे ना तो सुबह को आप जो है वो एनर्जेटिक जो है वो उठेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो क्या करना है हमने कि अपनी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम एग ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, व्हाटएवर इस काइंड ऑफ जो है वो कोई भी सालन जिसमें जो है वो प्रोटीन या ऑयल जो है वो ऑलिव ऑयल या दूसरे कैनोलिव ऑयल में बना हो वो बहुत बेहतरीन है। सुबह के टाइम जो लोग जो अक्सर लोग कहते हैं पराठे के साथ जो है, अच्छा बहुत सारे लोग जो वो नाश्ता करते हैं डिफरेंट किस्म का कि पराठे के साथ अचार ले लिया, पराठे के साथ जैम ले लिया, पराठे के साथ मक्खन मलाई ले ली, ऐसा भी है। कभी कभी ये भी ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगता है। हमेशा अपने नाश्ते को जो अपने ब्रेकफास्ट को जो है डिफरेंट रखें। अगर एक दिन एक ब्रेकफास्ट किया तो अगले दिन वो ना करें, उससे अगले दिन वो ना करें, डिफरेंट करके जो है वो डेली आपने जो है वो नाश्ता करना है। देखिए मूड की तरह जो है वो नाश्ते का भी अपना ही एक लेवल होता है, तो आपने जो है वो आज अपने नाश्ते के लेवल को मेंटेन करना है आज से। और जो लोग जो है वो डेली एक ही तरह का नाश्ता करते हैं वो प्लीज जरा चेंज करें, ब्रेकफास्ट कर ली है। अब जो एक तहकीक हुई है उसके मुताबिक 15 साल बाद सैयारा मरीख जमीन के करीब तर होगा और ये देखा जा सकेगा और रोशन जो है वो सैयारा होगा। जमीन से मिलता जुलता ये सैयारा मरीख जिसको कहते हैं, ये 15 साल बाद रवां हफ्ते में जमीन के करीब तर आ जाएगा और ये चांद की तरह आपको जो है वो रोशन दिखाई देगा कि जैसे कोई आपको लगेगा कि ये मून है। तो ये खास तौर पे इस पे रिसर्च हुई है, इस पे पूरी तस्दीक हुई है। उसके बाद माहिरीन ने जो है वो रिसर्च जो है वो शाया की है कि दूरबीन के बगैर देखने पर भी मरीख सुर्ख और चमकदार सितारे की तरह नजर आएगा। और नासा के मुताबिक दोनों सैयारे पर जो है वो 15 साल बाद इंतहाई करीब होंगे, यानी कि जमीन और मरीख बहुत ज्यादा करीब होंगे। और ऐसा 15 साल बाद जो है वो होने जा रहा है। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज है। हमने किताबों में पढ़ा था, हमें साइंस बताती थी कि जो है वो ये तमाम चीजें होंगी और होने वाली हैं, लेकिन ये जो एक सर्कल चलता है और कहते हैं कि दुनिया गोल है, और दुनिया गोल जब होती है तो आप जहां पे खड़े होते हैं वहीं से गोल गोल घूमते जो है वो वहीं आके जो है वो 10 साल 15 साल बाद खड़े हो जाते हैं। आप यकीन कीजिएगा आपकी जिंदगी में हर 10 साल बाद या 15 साल बाद वही लोग वही चीजें वो चक्रव्यूह की तरह जो है वो आकर आप वहीं स्टिल खड़े हो जाते हैं जहां से आपने 10 साल पहले या 15 साल पहले स्टार्ट किया होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जमीन गोल है और इसके मदार के गिर्द जो है वो जितने सैयारे जो है वो घूम रहे हैं वो भी एक टाइम पर आकर दोबारा से वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया होता है। तो 15 साल बाद जमीन के बहुत करीब जो सैयारा मरीख है वो आने वाला है और नासा की इस पर जो है प्रॉपर रिसर्च है कि लोग इसे बगैर दूरबीन के भी देख सकेंगे। ये इतना चमकदार होगा, सुर्ख रंग का जो है वो इसको जो है वो देखा जा सकेगा कि लोग जो है वो आसानी से देखकर ये अंदाजा लगा सकेंगे। और ये रवा हफ्ते की बात हो रही है, इसी वीक की बात हो रही है। इसी वीक में किसी भी टाइम जो है वो आप इस सैयारे को जो है वो जमीन के बहुत करीब जो है वो देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़ी काविश जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको बताया कि ये इस तरह से जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी के जो इजलास है उसमें ये प्रॉपर तरीके से जो वो चीजें बताई जा रही हैं और समझाई भी जा रही हैं कि इस तरह से जो है वो हर से 10 से 15 साल बाद या 20 साल बाद जो है वो कभी कभार ऐसा होने में आता है या देखने में आता है कि कोई सैयारा जो है वो जमीन के बहुत करीब आ जाए। तो इस वक्त जो है 15 साल बाद मरीख जो है जमीन के सबसे ज्यादा जो है वो क्लोज दिखाई देगा। इसी के साथ जनाब ये तो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने आपको बताया और मैं स्पेशल वो मनाया भी जाता है, अमेरिका में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर
किस तरह, कब और कैसे कोलंबस ने जो है वो अमेरिका दरियाफ्त किया, सवाल ये पैदा होता है। तो अमेरिका जो कोलंबस डे है 1937 से हर साल से जो है वो मनाया जा रहा है, और कोलंबस ने जब यहाँ पर आया था तो इस सरजमीन पे स्पेन की मलकियत का दावा उसने जो है वो किया था। फिर अमूमन ये बताया जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये कहना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कोलंबस ने इस खित्ते को 1492 और 1502 के दरमियान जो है वो कहीं जाके अपने 4 समंदरी असफार के जरिए जो है मगरबी यूरोप में मुतारिफ करवाया था। ये बात हो रही है 1937 की, जब से जो है वो अमेरिका में कोलंबस डे जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम जो है वो साइंस और तारीख पढ़ें तो पता ये चलता है कि कोलंबस जो है वो आया था यहाँ पर 1502 यानी 1492 से जो है 1492 से लेके 1502 तक के दरमियान जो किए गए, जिसके 4 सफरी असफार थे, उसके जरिए उसने मगरबी यूरोप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये कहना भी दुरुस्त होगा कि कोलंबस ने मगरबी यूरोप से बड़े पैमाने पर लोगों के इस नए दरियाफ्तुदा खित्ते को जो है वो दरियाफ्त कर लिया, लेकिन हतमी तौर पर यह कहना कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, ये ठीक नहीं है। आज असल में इंटरेस्टिंग बात है यही कि मैं आपको ये बता रही हूं कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया ही नहीं। कैसी बात है? आप इस पर जो है मुख्तलिफ सवाल उठाएंगे और मुख्तलिफ जो है वो मुझे इस चीज के लिए जो है वो कुछ लोग गलत भी साबित करेंगे, कुछ लोग सही भी साबित करेंगे, लेकिन इसकी तफसील मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसकी बात यह है कि अमेरिका की कदीम तारीख हमें ये बताती है कि आसारे कदीमा से मुतालिक जरीदे, अमरीकी आर्कियोलॉजी के जो मुदीर हैं माइकल बावा, उनके मुताबिक पहली अमरीकी गालिबन बर्रे-आज़म एशिया से 15,000 साल कबल यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। वो लोग समंदर के दरमियान उभरते इस पतले से पगडंडी नुमा रास्ते के जरिए इस जगह पहुंचे थे जो साइबेरिया और मौजूदा अमरीकी रियासत अलास्का को मिलाता था। 15,000 बरस कबल समंदर की सतह बहुत कम थी और बर्रे आज़मों के दरमियान वाली जमीन सैकड़ों मील वसी हुआ करती थी। अब ये मैं आपको सारा स्ट्रक्चर और ये जो इसकी तफसील मेरे पास मौजूद है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस वक्त ये जमीन रियासत अलास्का के सी वर्ल्ड नामी जजीरे से मिलती थी और जहाँ कोई दरख्त और सब्जा वगैरह मौजूद नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक जो है वो पगडंडी थी, पानी था, यहाँ कुछ नहीं था, एक जजीरा नुमा जो है वो ये जगह थी, यहाँ पर कोई ग्रीनरी मौजूद नहीं थी जब वो लोग यहाँ पर आए, लेकिन नामुवाकिफ हालात की वजह से यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद थे। अमेरिका की कौमी पार्क सर्विस के मुताबिक जमीनी रास्ते ने बड़े आज़मों के दरमियान नबातात और हैवानात के मुंतकिल और होने और अफजाइश में अहम किरदार अदा किया और उसके बाद यहाँ लोग आबाद होना शुरू हुए और फिर ये जो है कहना शुरू कर दिया कि कोलंबस यहाँ पर आया था और कोलंबस ने जो है वो अमेरिका दरियाफ्त किया। तो आज ये साबित हो गया, हमने इंकिशाफ कर दिया गुड मॉर्निंग टुडे में स्पेशली कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया, और मैंने इस चीज को आपको जो है वो पॉइंट भी दे दिया कि क्यों नहीं किया। ये इतनी बड़ी थ्योरी है, इतनी बड़ी बात है, तो आज तक किसी टीवी चैनल पे किसी एंकर ने नहीं उठाई, और हमारे जो है वो टीवी चैनल को, टीवी टुडे को ये क्रेडिट जाता है कि आज हमने आपको जो है वो इस पर रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से बताया कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त क्यों नहीं किया। और जो है वो अक्सर औकात जो है वो तारीख के अदवार अगर हम खोलें और तारीख को सही तरीके से पढ़े तो हमें पता चलता है कि असल बात क्या है। लोग क्या कहते हैं कि बात जहां तक फैलती है वहां से फिर निकलती है और फैलती फैलती पता नहीं कहां तक जो है वो चली जाती है। तो ये कोलंबस वाली बात भी इसी तरह फैली और लोगों ने इसे बढ़ा दिया फकत ज़ेबे दास्तां के लिए। तो ये जो चीज थी ना, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें साइंस को पढ़ना है, हमें थ्योरी को पढ़ना है, तारीख को पढ़ना है, और मैं हूं ना, मैं आपको सब बताऊंगी, तारीख के बारे में भी, हिस्ट्रीज के बारे में, हर चीज के बारे में कि कहाँ की क्या हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है। हम सिर्फ इंटरेस्टिंग बात ये करते हैं कि फलानी जगह जो है वो ये चीज इजाद हो गई, ये इंटरेस्टिंग है। नो, मेरे नजदीक इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे नजदीक इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिसपे आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये क्या है और ये डॉक्टर साहबा जो है वो क्या कह रही हैं। तो जनाब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया, बल्कि कोलंबस के यहाँ आने से बहुत पहले ही यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे जिंदगी के आसार जो है वो मौजूद थे, लोग भी मौजूद थे, जो एक पगडंडी के थ्रू जो है वो एक जजीरा नुमा ये जगह थी जहाँ ग्रीनरी बिल्कुल नहीं थी, लोग यहाँ आते थे, रहते थे, जिंदगी यहाँ पहले से मौजूद थी। कोलंबस जब यहाँ पर आया तो उसने जो है वो यहाँ पर आकर एक नई वैरायटी, और ऐसे जैसे कहते हैं ना, कोई आता है शोर शराबा मचाता है कि मैंने फलां जगह पर एक जजीरा देखा और वो ऐसा है और वो ऐसा है, और उसके बाद वहां जिंदगी का सार हो गया। जब शोर मचता है तो सबको पता चल जाता है, लेकिन उससे पहले वो किसी और के क्रेडिट पे जो है वो बात जा रही होती है, लेकिन जो शोर मचाता है ना वो सारा क्रेडिट वो ले जाता है। तो कोलंबस साहब ने भी ऐसे ही किया था। बहरहाल जी, ये तो आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, कैसी लगी मुझे जरूर बताइए।
بتائیے گا, کیونکہ میں بڑی ریسرچ کر کے اور بڑے جو ہے وہ ٹائم اپنا جو ہے وہ لگا کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آتی ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھی زبردست جو ہے وہ آپ کو پسند آئی. آج کی امریکن سٹوری بھی جو ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور ایک بڑا انکشاف ہے جو ہم نے پروگرام میں کر دیا ہے. اس سے آج سے پہلے یہ انکشاف شاید کسی نے نہیں کیا, تاریخ گواہ ہے, کوئی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے کوئی پروگرام نہیں ہوا, کسی حوالے سے جو ہے وہ یہ بات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جناب اب ہم چلتے ہیں اپنی ہیلتھ کی طرف, کیونکہ ہماری ہیلتھ بہت ضروری ہے. ہم نے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. تو آج کچھ ہیلتھ ٹپس دوں گی, بتاؤں گی آپ کو, جو آپ نے مجھے پرابلم لکھ کے بھیجی ہوئی ہے اپنی, اس حوالے سے یہ آج کا میرا ٹاپک بھی ہے. تو چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف. انفارچونیٹلی ہم اپنے ہاں پاکستان میں علم العداد کو, علم نفسیات کو, یا آپ کسی بھی قسم کی تھراپسٹ کو کچھ نہیں سمجھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے. ایک ماہر نفسیات کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم پاگل ہونے لگیں گے, ہمیں جو ہے وہ نیند نہیں آئے گی, ہمیں بھوک نہیں لگے گی, ہمارا دل گھبرانا شروع ہوگا, ہمارا سانس رکنا شروع ہوگا, ہمیں یہ انزائٹی یا ڈپریشن یا اس طرح کی وجوہات ہوں گی, تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ ہمیں گولی لکھ دے گا اور ہم وہ کھا لیں گے اور ہمیں نیند آ جائے گی, ہم سو جائیں گے اور صبح ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ کی نیند پوری نہ ہو, پراپر نہ ہو, تب تک آپ زندگی میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے آپ کو کتنی دیر سونا ضروری ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں 7 گھنٹے, کچھ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو 8 گھنٹے. میں کہتی ہوں بہترین نیند ہے 6 گھنٹے. اب یہ ایک اور انکشاف کر دیا کہ 6 گھنٹے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ 8 گھنٹے, ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ 7 گھنٹے, اور ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ 6 گھنٹے. جی میں بالکل پوری تصدیق کے ساتھ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 6 گھنٹے کی نیند, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو آپ میرے سامنے بٹھا لیجئے, کسی بھی جو ہے وہ سائنٹسٹ کو, ماہرین کو, ماہر نفسیات کو, 6 گھنٹے جو لوگ پراپر نیند سوتے ہیں وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. 7 گھنٹے 8 گھنٹے سونے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایک اور انکشاف, ایک اور بات, خاص بات جو میں آپ کو یہاں پوائنٹ دینے لگی ہوں, پلیز غور سے سنیے. جو لوگ دوپہر کو 1 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں وہ سٹمک پرابلم ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, ان کے گردوں میں جو ہے وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں, ان کو یورین پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے, ان کے ساتھ سانس کے مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, ان کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے جو ہے وہ تصدیق سامنے آ گئی؟ میری ساری تصدیق جرمن تصدیق ہوتی ہے. میں آسٹریلیا اور جرمن کے جتنے ماہرین ہیں, سائنسدان ہیں, ماہر نفسیات ہیں, میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ رہتا ہے, اور میں ان کی تصدیق شدہ جو چیزیں ہیں وہ پڑھتی ہوں. اور میری اپنی ایک لائبریری ہے جہاں پر میرا ایک ٹائم جو ہے وہ سارا دن جو میں فری ہوتی ہوں تو وہاں اسپینڈ کرتی ہوں, اور وہاں سے میں یہ چیزیں نکال کے آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر آتی ہوں اسپیشلی کہ ریسرچ کیا ہو رہی ہے. جب آپ لوگ, ہاں اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, کچھ لوگ مجھ سے یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں وہ 6 گھنٹے کی نیند نہ لے سکیں تو وہ کیا کریں. تو آپ ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو مینج کرنا پڑے گا. مینج کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے کام کرنے کے جو آورز ہیں وہ 8 گھنٹے, اور اگر زیادہ سے زیادہ ہے تو 9 سے 10 گھنٹے. آپ 12 گھنٹے تک کام کریں گے تو آپ اچھی نیند نہیں لے سکیں گے. 12 گھنٹے کام کرنے والا بندہ ایک تو بیمار ہو جاتا ہے, اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا, اس کی ڈائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا کام بھی متاثر ہوتا ہے. تو برائے مہربانی جہاں آپ نے جو ہے وہ 12 گھنٹے کسی سے کام لینا ہے یا کروانا ہے, وہاں اس کو صرف آپ جو ہے وہ 8 یا 9 گھنٹے دیجئے, جس میں وہ اپنے آپ کو پراپر طریقے سے شو آف بھی کر سکے, اپنی نیند بھی پوری کر سکے, اپنا کھانا, اپنی ڈائٹ بھی جو ہے وہ صحیح لے سکے, اور اپنی جو ہے وہ صحت کا بھرپور خیال بھی رکھ سکے. ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ ہوتا کیا ہے, سارا دن لگے ہوئے ہیں, صبح 9 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں, رات 12 بجے تک کام کر رہے ہیں. جی ہم تو بہت کام کرتے ہیں, ہمارے پاس تو جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے, ہم تو بہت بیزی ہیں. بھائی آپ بیزی ہیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں,
آپ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. آپ اس آرگنائزیشن یا اس کام کو جو ہے پروٹیکشن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس آرگنائزیشن کو کتنے دن تک چلا لیں گے جب آپ کی اپنی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے کام کو مینج کرنا سیکھیے, ٹائم پہ مینج کرنا سیکھیے. ٹائم ٹو ٹائم جو لوگ کام کرتے ہیں وہ فار ایور چلتے ہیں, آرگنائزیشن بھی ان کے ساتھ فار ایور چلتی ہیں. لیکن اگر آپ نے 15 دن کام کرنا ہے اور 10 دن آپ نے بیمار رہنا ہے تو پھر کیا فائدہ ایسے کام کا. جتنا مرضی امیونٹی سسٹم یا قوت مدافعت آپ میں زیادہ ہو, جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ, میری طرح سے بالکل صفر ہے, اور میں اس پہ اسٹمپ لگا کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے ہیں, جن کی نیند جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ 6 گھنٹے کی نہیں لیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 6 گھنٹے سونے کے بعد بھی جب اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی. وہ کیا ہے, ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ ایکسرسائز نہیں کرتے, وہ بیٹھے رہتے ہیں, کھا پی کے جو ہے وہ ان کا جو وہ چربی جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کمزور کر رہی ہے. جب آپ کی باڈی پہ چربی آ جاتی ہے تو وہ آپ کو کمزور کرتی ہے, آپ کو جو ہے وہ لاغر کرتی ہے. تو اسی لیے چربی سے بچنے کے لیے تھوڑا چلا پھرا کریں. اگر آپ آفس میں بھی بیٹھے ہوئے, اپنی سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا کریں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو اسٹینڈنگ اویشن میں دیں. آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بریف کریں. کوئی ایسی مسائل والی بات نہیں ہے. اگر آپ جسٹن ٹریڈیو جو ہے وہ کینیڈین وزیر اعظم جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں, یا باہر کے جتنے بھی بڑی بڑی پرسنالٹیز ایسا کر سکتے ہیں, تو آپ اگر کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی سیٹ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر سیٹ کے پیچھے جا کر کھڑے ہوں اور جو ہے وہ اپنی موومنٹ رکھیں. بات کرتے ہوئے بات کے انداز میں اپنے ہاتھوں کا, اپنے پاؤں کا, چلنے پھرنے کا سٹائل رکھیں. یہ وہ ٹپس ہیں جو آپ کو کوئی نہیں دے گا. یہ میں آپ کو فری آف کاسٹ ٹپس دے رہی ہوں اپنے پروگرام کے تھرو, تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکیں, آفس میں اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں. سارا دن کرسی پہ چڑھ کے مت بیٹھے, اور کرسی کو جو ہے وہ کسی ٹائم جو ہے وہ چھوڑ بھی دیں. اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں تمہارے علاوہ بھی میرا گزارا موجود ہے, اور میں اسٹینڈنگ پوزیشن پہ بھی جو ہے وہ لوگوں سے میٹنگ کر سکتا ہوں. میٹنگ کرنے کے بڑے سٹائل ہیں. یہ جو لوگ صرف بیٹھ کر اور میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور چاروں طرف جو ہے وہ مجمع لگایا ہوتا ہے, نو, آپ میٹنگ کرنے کے سٹائلز چینج کریں. آپ اپنے آپ کو ہیلدی لائف میں لے کر آئیں, اپنی نیند پوری کریں. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پر میں پھر کسی دن جو ہے وہ بات کروں, کیونکہ ابھی سارا دن اسی پہ گزر جائے گا. تو آج کی جو ہیلتھ ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے کی اپنی نیند جو ہے وہ پوری کرنی ہے. اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پانی, جوسز اور فروٹس اور کچی سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ اپنی لائف میں لازمی رکھنا ہے. بیگ میں ایپل, بنانا اور گاوا یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ لازمی رکھیں. ڈیلی دوپہر کو جو ہے ایک فروٹ بکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, یا پلیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ڈرائی فروٹس آپ ضرور یوز کریں, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ, کافی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن چاکلیٹس کا استعمال جو ہے وہ بالکل مت کریں. اس سے آپ کی ذہنی اور جسمانی دونوں صحتیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی, اور آپ پراپر طریقے سے اپنے کام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام دینے لگیں گے. تو جناب ٹوڈے اسپورٹس کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈے سپورٹس میں آج ہمارے پاس جو ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹوڈے سپورٹس بھی پاکستان کی ایک پاکستانی کھلاڑی کی ہے, اور یہ جو ہے جناب کراچی کا ایک علاقہ ہے لیاری. یہاں پہ فٹ بال اور باکسنگ کا اس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے, لیاری کو, فٹ بال اور باکسنگ کا. تو یہاں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی کھیلوں میں حصہ لیتی ہیں, باکسنگ بھی کرتی ہیں اور فٹ بال بھی کھیلتی ہیں. لیاری کی ایک کم عمر باکسر ہے عالیہ سمرو, جن کا راستہ نہ وسائل روک سکے نہ مسائل روک سکے. سہولتوں کی کمی نے ان کو جو ہے وہ بہت پریشان تو کیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری, اور ان کو تنقید کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑا. کبھی کبھی انہیں مایوسی بھی ہوئی, کیونکہ لیاری جیسا کم وسائل والا جو ایریا ہے, جہاں پر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, وہاں پر ایسی لڑکیوں یا لڑکوں کا نکلنا اور اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ پورے کرنا, اچیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن سلام ہے اس لڑکی کو کہ جس نے جو ہے وہ کراچی کے علاقے لیاری سے فٹ بال اور باکسنگ میں جو ہے وہ اس نے پراپر طریقے سے جو ہے وہ ٹریننگ لی, اور باکسر ہے, بہت اچھی باکسر ہے. اس نے کہا ہے کہ وسائل ملے تو میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت سکتی ہوں, میرے پاس اتنی جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے. ہمارے ایسا بہت سے ٹیلنٹ ہے جو ابھی جو ہے وہ ان پروسیس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. تو ہمیں چاہیے, ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ایسے سامنے آنے والے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں, اب دیکھیں باکسنگ میں ایک لڑکی, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو جو ہے, اپنی لڑکیوں کو جو ہے وہ اتنا سٹرونگ بنائیں اور ان کو ایسی تربیت دیں, ان کو اس طرح سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں کہ وہ بہترین باکسر ہو, تو کسی کی جرت ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے.
नहीं, इस तरह की लड़कियां उनको ट्रेनिंग दे सकती हैं। और मेरी हुकूमत से अपील है कि जो लोग, जो खवातीन भी जो है वो कराटे करना चाहती हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी मामलात हैं, अभी हुकूमत ने ये चीज शुरू भी की है, बल्कि आज प्रोग्राम में मैंने इसको डिस्कस भी करना है। हमारी मेहमान भी होंगी स्पेशल हमारे साथ ब्रेक के बाद, तो उसमें भी जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ डिफेंस एप्स वगैरह, और इस हवाले से भी मैंने आपको जो है वो काफी आज इन्फॉर्मेशन देनी है। आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हमारे साथ ही जो है वो आपने रहना है 2 घंटे तक, ताकि आप जो है प्रोग्राम एंजॉय करते रहे। तो जनाब ये है खास तौर पर आलिया सुमरो, जो कहती हैं कि अगर मुझे वसाइल मिले तो मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकती हूँ बॉक्सिंग में। तो चलें आलिया, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है और आप जो है वो नेशनल लेवल पे भी खेल रही हैं और प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने मसाइल के होते हुए इस तरह छत पर और इधर जो है वो प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर रही हैं। आप इनकी वीडियो भी जो है वो ये देख सकते हैं, तो अच्छी बात है। आप अगर गोल्ड मेडल जीत के ला सकती हैं, आप जैसी ही लड़कियां हैं जो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। तो ये तो थी टुडे स्पोर्ट्स के हवाले से एक ऐसी बाहिम्मत लड़की की जो है वो, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं फलां ने ये कर लिया, फलां ने ये कर लिया, पहले से जो बहुत ज्यादा मशहूर लोग हैं उनकी बातें करते हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं करते जो हमारा टैलेंट है। हम अपने प्रोग्राम्स में उन लोगों को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते जो मसाइल का शिकार हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है। तो टीवी फिल्म मेरी लाजमी होती है और संडे का डे मेरा म्यूजिक डे होता है, उस दिन मेरी म्यूजिक थेरेपी होती है। आप मेरे स्टेटस पे देख लें, गाने ही गाने मिलेंगे आपको, और म्यूजिक वो म्यूजिक मिलेगा कि जिसके लिरिक्स नहीं बल्कि जिसका म्यूजिक जो है वो आपको सुकून देता होगा। मैं वो गाने चुनकर जो है वो अपना स्टेटस करती हूँ जो आपको सुकून देते हैं। इसी तरह की कुछ फिल्में होती हैं, कुछ मूवीज होती हैं जो सबक आमोज होती हैं, जिससे हमें जो है वो सबक मिलता है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा या बुरा। मैं दोनों ही पॉइंट से बात कर रही हूँ, क्योंकि चीज वही हिट होती है जो अच्छी हो या फिर बुरी हो। ये जो सेंटर वाली चीज होती है ना, ये कभी भी हिट नहीं होती है। जिस तरह से मिडिल क्लास लोग हमेशा से पिसते रहते हैं, या तो ऊपर वाले जो है वो बाजी ले जाते हैं या नीचे वाले बाजी ले जाते हैं, सेंटर वालों के लिए कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अच्छी चीज हिट होती है या बुरी चीज हिट होती है, और सेंटर वाले बेचारे जो है वो हमारी तरह ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। तो जनाब आज की जो फिल्म है हम आपको बताते हैं, फहद मुस्तफा की नई फिल्म आई है कायदे आजम जिंदाबाद, जो कि दिसंबर में रिलीज हो रही है। और मैं कहती हूँ कि ये फिल्म मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक होगी। और अभी मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन इसका थोड़े से चंक्स ट्रेलर मुझ तक पहुंचे थे और इसके बारे में मुझे पता चला है, क्योंकि कायदे आजम मेरी बहुत फेवरेट पर्सनालिटी है, मेरी आइडियल पर्सनालिटी है। मैं जितना ज्यादा मतलब उनको देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ, उनकी पर्सनालिटी से जो है वो सीखने की कोशिश करती हूँ, शायद मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं सीखा। तो मारूफ अदाकार टीवी होस्ट फहद मुस्तफा ने फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद में अपने नए किरदार की पहली झलक दिखा दी है। जी हाँ, जो सोशल मीडिया पे बहुत पसंद की जा रही है। और फहद मुस्तफा ने फोटो सेशन में बताया कि ये फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद में मेरी पहली झलक है। उन्होंने लिखा है कि फिल्म का ट्रेलर जल्द रिलीज कर दिया जाएगा और फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद में मरकजी किरदार फहद मुस्तफा और मायरा खान निभा रहे हैं, जबकि इसे दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। याद रहे कि जून में ये फिल्म जो है वो रिलीज होनी थी, या इसके बारे में जो है वो बताया जा रहा था कि इसको जो है वो ऑन एंड ऑन कर दिया जाएगा, लेकिन इसका पोस्टर आया। फिर इसके हिदायतकार नबील कुरैशी ने फोटो और वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर शेयर किया, और फिर कायदे आजम जिंदाबाद कहानी एक्शन और कॉमेडी पर मबनी थोड़ी बात इसके बारे में जो है वो बातें शेयर की गई, जो उड़ती उड़ती जो है वो हम तक पहुंची। और बहरहाल इसमें ये भी बताया गया है कि ये एक पुलिस एहलकार के किरदार के गिर्द जो है वो इसकी स्टोरी जो है वो घूमती है, और काफी फनी सी भी है और सीखने को भी मिलेगा, तारीख भी है इसमें, और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है। मैं तो ये फिल्म इसलिए देखूंगी क्योंकि इसका नाम है कायदे आजम जिंदाबाद, और बेशक हमें पाकिस्तान जो मिला है, आज हम जिस पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, कायदे आजम की मरूने मिन्नत है, वरना आज हम भी गुलाम होते। तो कायदे मैंने आपको टूर पे भी तो लेके जाना होता है ना, सैर सपाटे भी तो कराने होते हैं। तो स्पेशली जो है वो आज ये तीनों चार चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है और आप जो है इसको एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हम मौसम की सूरत हाल पे जरा गौर फिक्र कर लेते हैं कि मौसम की सूरत हाल जो है वो 15 से कहा जा रहा था कि अक्टूबर से जो है वो मौसम सिचुएशन जो है बदलेगी। महकमा मौसमियात की तरफ से इंडिकेशंस जो है वो आ गई हैं, और मौसम की ये तब्दीली जो है वो जाहिरी बात है कि आपकी जहनी और जिस्मानी दोनों तरीके से जो है इफेक्ट करती है। तो जो लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में होते हैं, उनको भी ये मौसम इफेक्ट करता है, और जो लोग जिस्मानी तौर पर जो है वो कमजोर हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनका जो है वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो उनके हवाले से भी वो अपना बहुत ख्याल रखें, केयर करें, और जो है वो कोई भी ठंडी चीज या इस तरह की चीजें जो है वो इस मौसम में जो है वो इस्तेमाल ना करें। लाहौर की सूरत हाल देखते हैं जनाब, लाहौर की तरफ चलते हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है 34 सेंटीग्रेड, और कम से कम दर्जे हरारत जो रहेगा लाहौर में वो 22 सेंटीग्रेड तक है।
हवा में इस नमी का जो तनासुब है वो 32% तक रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 13 किलोमीटर। तो लाहौर में आज भी ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत जा रहा है वो 34 तक जा रहा है और कम से कम भी अगर रिकॉर्ड किया गया यानी कि शाम के टाइम जो थोड़ा सा प्लेजेंट मौसम हो जाता है, हवाएं जरा तेज चलती हैं, ठंडक ठंडक जो है वो मौसम में जो है वो आ गई है लाहौर के, तो 22 सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो इट्स मीन के शाम को जो है वो आप अगर वैसे जाते हैं गाड़ी के बगैर जो है वो सफर करते हैं साइकिल पे, बाइक पे या पैदल, तो फिर उसमें जो है वो आपको थोड़ी सी ठंडक जो है वो महसूस हो सकती है। 22 सेंटीग्रेड तक रहेगा। पेशावर की तरफ चलते हैं। पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जाएगा 33 सेंटीग्रेड तक। कम से कम दर्जा हरारत जो पेशावर में रिकॉर्ड किया गया है वो 20 सेंटीग्रेड तक होगा। पेशावर वाले जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो हल्की हल्की सर्दी जो है वो शाम को महसूस करेंगे। हवा में नमी का तनासुब रहेगा 32% और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 11 किलोमीटर। तो पेशावर वाले जो है वो हो जाए तैयार, क्योंकि सर्दी की आमद है और जनाब एकदम से ही जो है वो मौसम पलटता है और फिर जो है वो सिचुएशन भी पलट जाती है। तो पेशावर वाले ज्यादा से ज्यादा भी आज जो दर्जा हरारत आपका रिकॉर्ड किया जाएगा वो 33 सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत जाएगा 20 सेंटीग्रेड तक। अब जरा चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ और इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 सेंटीग्रेड तक जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 सेंटीग्रेड तक आएगा, यानी कि पेशावर से 1 पॉइंट ऊपर है। लेकिन इस्लामाबाद का भी जो शाम का मौसम है वो ठंडा रहेगा और वहां पे हवा के चलने का जो रफ्तार है, नमी का जो तनासुब है हवा में, वो 33% तक रहेगा। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 14 किलोमीटर। इट्स मीन के ठंडक जो है वो आ रही है। अपने जो भी आप सेटअप है, जो ठंडी आने से पहले पहले जो है वो अपने मामला जो है वो सेटल करने हैं वो कर लीजिए। और साथ ही जो है वो हम इस्लामाबाद के हवाले से भी इस्लामाबाद वालों को अपडेट कर रहे हैं कि 32 सेंटीग्रेड तक आज जो है वो दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची की तरफ चलें, कराची का रुख करें तो साहिल समंदर भी है, समुद्री पट्टी भी है, जाहिर बात है वहां पर जरा नमी का तनासुब जो है वो हमेशा ज्यादा ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत भी गया तो 38 सेंटीग्रेड तक जाएगा। गर्मी होगी जी आज दिन में, कराची वाले जो है वो तैयार हो जाए। 38 सेंटीग्रेड तक जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत जो 29 सेंटीग्रेड तक रहेगा, यानी कि शाम को भी प्लेजेंट मौसम तो है लेकिन गर्मी के साथ है, बहुत ज्यादा जो है वो हवा में नमी का तनासुब भी रहा तो 19% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 13 किलोमीटर। चले हवा होगी, इसमें के आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन बहरहाल आज भी एसी ऑन रहेंगे कराची में और 38 सेंटीग्रेड तक दिन में रहेगा और कम से कम भी गया तो 29 सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा शाम के टाइम। तो ये तो थे जनाब मौसम के हालो अहवाल अपडेट्स जो हमने आपको जो है वो दिए और आपको जो है वो बताया कि मौसम जो है वो कैसा रहा है। कोयटा से 122 किलोमीटर के फासले पर वाकया वादी ज़ियारत के खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम पर वाकया है। लकड़ी से तामीर की गई ये खूबसूरत रिहाइश का अपने बनाने वाले के आला फन की अकास है। इमारत के बैरूनी चारों तरफ में लकड़ी के जो सतून है और इमारत के अंदरूनी हिस्से में भी लकड़ी का जो इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया गया है। ये 8 कमरों पे मुश्तमिल इस रिहाइशगाह में दोनों अतराफ से मजमूई तौर पर 28 दरवाजे बनाए गए हैं। ये रिहाइशगाह सन 1892 में यानी 1892 के आसपास लकड़ी से तामीर की गई थी और ये बात भी कही गई जाती है कि इस दौर में जो भी हुकूमत बरतानिया के अफसरान यहाँ आते थे वो इस रिहाइशगाह में क़याम करते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद जब 1948 की बात हम कर लें तो इस रिहाइशगाह की तारीखी अहमियत और इस वक्त में इजाफा हुआ कि जब 1 जुलाई को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने ज़ाती मुआलिज यानी डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के मशवरे पर नासाज़ी तबीयत के बाइस यहाँ तशरीफ लाए। कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 माह 10 दिन इस रिहाइशगाह में क़याम किया, जिसके बाद इस रिहाइशगाह को कायदे आज़म रेजिडेंसी का नाम दे दिया गया और कौमी विरसा करार दे दिया गया। बलूचिस्तान को कायदे आज़म रेजिडेंसी की तस्वीर से भी मुतारिफ कराया गया और जैसा कि पाकिस्तान के 100 रुपए के बैंक नोट के अकबी रुख पर अगर आप देखें तो एक तस्वीर मौजूद है, जबकि कई पाकिस्तानी टेलीविजन चैनलों पे ये रिहाइशगाह बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती दिखाई देती है। रेजिडेंसी में कायम कमरों में एक कमरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना और एक कमरा कायदे आज़म के जाती मुआलिज कर्नल इलाही बख्श, जबकि एक कमरा इनके जाती जो मुत्तहिद थे जो वहां पे काम करने वाले थे उनके लिए भी मुख्तसिस किया गया। इमारत आज भी कायदे आज़म के बारौब शख्सियत का एहसास दिलाती है और रिहाइशगाह में एक कमरा ऐसा भी है जहां कायदे आज़म दोपहर और रात को खाना खाने और अपने रुफ़क़ाए कार के साथ शतरंज खेला करते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में बाबाए कौम जब शदीद अलील थे तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना वहां इनकी तीमारदारी के लिए इनके साथ ही रिहाइशगाह में क़याम करती थी। रिहाइशगाह में कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल कमरों में ऐसी कई तस्वीर अवेजा हैं जो कायदे आज़म ने अपनी बेटी, बहन और बलूचिस्तान के कबायली अमायदीन और दीगर सरकर्दा शख्सियात के साथ खिंचवाई थी। अगर आप इस इमारत को गौर से देखें तो अब इसे फिलहाल जो है वो अजायब घर में जो है वो बदल दिया गया है, जहां कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। अक्टूबर 2008 को ज़ियारत
جو ہے پشین اور دیگر علاقوں میں آنے والے زلزلے اور 29 کے باعث اس عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچا، جس کے بعد اسے پاک فوج نے خاص طور پہ عمارت کی دوبارہ مرمت اور تزئین و آرائش کی رہائش کا دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ اس کے لیے کام کیا، اور اب اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی جو ہے اس کو اب ایک عجائب گھر کا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ عجائب گھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے قائد اعظم کے استعمال میں جو چیزیں وہاں موجود تھیں، جن پر وہ ان کے بیڈ، ان کی استعمال کی جو اشیاء جو گھر میں موجود ہوتی ہیں، جیسے آپ یہ ٹیبل، چیئر اور یہ جو ہے ڈائننگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں جہاں کھانا کھاتے تھے، جہاں اپنے جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، جہاں وہ علیل رہے، کافی عرصے تک بیمار رہے، ان کی بہن نے ان کی تیمارداری کی، محترمہ فاطمہ جناح نے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قائد اعظم سے ریلیٹڈ جو لوگ جو قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، تمام پاکستانی جو قائد اعظم پر فخر کرتے ہیں، ان کے لیے قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں ایک ایسا مقام ہے کہ وہ جب بھی پاکستان آئے، جو اوورسیز بھی پاکستانی ہیں، تو یہاں پر آ کر جو ہے بابائے قوم کی جو ایک یاد ہے، جو ایک تاریخ ہے، اس کو دوبارہ ضرور کریں۔ اسی لیے آج میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ تاریخ دوبارہ سے یاد کروا دی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب بھی پاکستان آئیں تو زیارت ضرور جائیں۔ بہت خوبصورت ہے زیارت، اور وہاں پہ قائد اعظم ریزیڈنسی کا جو ہے وہ وزٹ ضرور کیجئے، جہاں پر قائد اعظم کی استعمال شدہ تمام اشیاء جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ یاد تازہ کرتی ہیں، ان کی تصاویر بھی وہاں پر موجود ہیں جو انہوں نے اس وقت میں جو ہے وہ کھنچوائیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ایک گفٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے زیارت کے مقام پر۔ تو ہوپ سو کہ آپ جب بھی آئیں گے پاکستان، یا جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں جب بھی جائیں گے زیارت، تو وہ پھر وہاں پر اپنی تصویریں اتروا کے جو ہے وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ فارورڈ کریں گے، اور بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے یہ دیکھا تھا تو وہاں کا وزٹ انہوں نے لازمی کیا، جو کہ اب انشاءاللہ یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے تھرو یہ بھی تھوڑی سی مجھے جو ہے وہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب سے ہم نے جو ہے وہ ٹوڈے ٹور اس میں شروع کیا ہے، تب سے لوگوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹور سٹارٹ کیے کہ جو ہے وہ رائٹر ہیں، اور 20ویں اور 21ویں صدی عیسوی کے معروف ماہر طبیات میں سے بھی جو ہے وہ ان کا شمار جو ہے وہ ہوتا ہے، اور انہیں آئنسٹائن کے بعد گزشتہ صدی کا دوسرا بڑا سائنسدان بھی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام ثقب اسود یعنی بلیک ہول نظریاتی جو ہے کونیات کے میدان میں ہے، اور ان کی ایک کتاب وقت کی مختصر تاریخ یعنی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے وقت کی مختصر تاریخ، اور اس کو جو انگلش میں اگر آپ جو ہے وہ اس کو کہیں تو بریف ہسٹری آف ٹائم۔ یہ ایسی ایک انقلابی کتاب ہے اور اتنی آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ اسے ایک نہایت اعلیٰ پائے کی کتاب جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے۔ اب بہت زیادہ جو ہے وہ اسپیشلی یہ جو اسٹیفن تھے، جو اس کے رائٹر تھے، وہ بہت زیادہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، ایسی خطرناک بیماری سے دوچار ہو گئے کہ کرسی سے اٹھ نہیں سکتے تھے اور ہاتھ پاؤں چلا نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دماغی طور پر صحت مند رہے اور بلند حوصلگی کی وجہ سے اپنا کام انہوں نے جو ہے وہ جاری رکھا۔ وہ اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے اور اس صفحے پہ منتقل کرنے کے لیے خاص کمپیوٹر کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی یہ بیماری ان کی تحقیقی عمل سے ان کو نہیں روک سکی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیفن جیسا اتنا بڑا ماہر طبیات، جس کو جو ہے وہ یہ دنیا کا دوسرا بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا رہا، اور وہ تھے، انہوں نے وقت کی مختصر تاریخ لکھی، وقت کی مختصر تاریخ یعنی بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے آسان فہم الفاظ میں، اور تب لکھی جب ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ایک کرسی پر مقید تھے، لیکن دماغ اتنا تیز کام کرتا تھا، اور دماغ جو ہے وہ تب تک اتنا جو ہے وہ کامیاب رہا کہ ایک خاص قسم کے کمپیوٹر پہ جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ وقت کی مختصر تاریخ لکھ دی۔ یہ بہت ہی بیسٹ آف دی بیسٹ بک ہے، ضرور پڑھیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اسٹیفن ہاکنگ، جو برطانوی املا کے مطابق اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ 20ویں اور 21ویں صدی کے جو بہترین خاص طور پہ جو ہے وہ رائٹر مانے جاتے رہے ہیں اور ماہر طبیات مانے جاتے رہے ہیں، ان کی اس کتاب سے مستفید ضرور ہوں، کیونکہ جو میں آج آپ کو جو ہے وہ